बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा के बाद दूसरे चरण के मतदान में भी भारी बवाल हो गया। इस बार टीएमसी समर्थकों ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को ही घेर लिया और मारपीट करने की कोशिश की। और ये हंगामा बालूरघाट के मतदान केंद्र नंबर 100 पर हुआ। बताया गया कि बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही सुकांता मजूमदार मौके पर पहुंचे, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने उन्हें ही चारों तरफ से घेर लिया। पहले तो दोनों तरफ से तीखी बहस होती रही, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया। इस दौरान कई टीएमसी कार्यकर्ता तो हाथापाई पर उतारू हो गए और सुकांता मजूमदार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हाथापाई शुरू होती उससे पहले ही सुकांता मजूमदार की सुरक्षा में लगे जवानों ने एक घेरा बनाया और सुकांता मजूमदार को टाइट सिक्योरिटी दी। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी टीएमसी समर्थक हाथापाई पर उतारू दिखे और इसी बीच सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जिसके बाद सुकांता मजूमदार ने आला अधिकारियों को फोन कर दिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की। हेलो विजय जी, बूथ नंबर 100 सेंट्रल फोर्स क्यूआरटी टीम भेजिए। यहाँ पे 100 मीटर के अंदर कम से कम 50 टीएमसी सपोर्टर है, 60 टीएमसी सपोर्टर पुलिस के साथ खड़ी हुई है। आप क्यूआरटी टीम भेजिए। तपन असेंबली पतिराम 100 नंबर बूथ पुलिस के साथ खड़ी है। मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको। सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि टीएमसी समर्थक बूथ कैप्चर करने के इरादे से आए थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया और उन्हें अपशब्द भी कहे। আপনার সামনে আমার মহিলাকে এরা সেক্স ওয়ার্কার বলেছে। আমরা দেখেন এজেন্ট বাড়ির লোকেরা সেক্স ওয়ার্কার নাকি আমার মহিলাকে সেক্স ওয়ার্কার বলবে। इसके बाद जब सुकांता मजूमदार मतदान केंद्र के अंदर जाने के लिए बढ़े तो बंगाल पुलिस के जवानों ने उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोक दिया, जिसके बाद सुकांता मजूमदार का पारा बढ़ गया और उन्होंने पुलिस के अधिकारी को ही धमकी दे दी। वहीं भारी बवाल के बीच बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी सामने आए, जिन्होंने टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वोट डालने पहुंचे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने जो दावे किए वो बेहद हैरान करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की। তৃণমূলের কিছু নেতা আছে, অভিজিৎ পাল ফিল্ম যেটাকে বলা যার নাম, সে আমাকে মূলত ট্রেন হিসেবে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সুমন বলে একটা ছেলে ছিল তৃণমূলের। তারা সবাই মিলে আমাকে বেশ কয়েকজন মিলে অন্ধকারের মধ্যে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আমাকে মারধর করে। इसके अलावा सुकांता मजूमदार ने भी टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी नेता ज्योतिष वर्मन की पिटाई करने का आरोप लगाया। यहाँ पे हमारे बूथ के जो एजेंट ज्योतिष वर्मन उनके साथ मारपीट किया इन लोगों ने। उसका कसूर टीएमसी के गुंडे हैं, सारे टीएमसी गुंडे हैं, सारे शेख शाहजहां के औलाद है सारे। काफी देर तक ये गहमा गहमी चलती रही, लेकिन इसी बीच टीएमसी समर्थक फिर उग्र हो गए और वो गो बैक के नारे लगाने लगे, जिससे माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। बंगाल में हमेशा से ही चुनाव रक्त रंजित इतिहास से बना रहा है, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। जब जब चुनाव आते हैं बंगाल में हिंसा देखने को मिलती है। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले पूर्वी मिदनापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता का फंदे से लटकता शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान दीन बंधु के तौर पर हुई और वो मोयना गांव का रहने वाला था। ये है पूर्वी मिदनापुर का मोयना का गोरा महल गाँव। यहीं से कल रात 18 साल की दीनबंधु मिद्दा का शव बरामद हुआ और इसके बाद से इलाके में एक राजनीतिक तनाव का माहौल पैदा हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर है, ये गांव का ये जो खेती जहाँ पे होती है और यहाँ पर पान की खेती होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहीं पे उनका लगभग लटका हुआ एक शव मिला। परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप परिवार वालों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया।
টিএমসি লোক। আপনারা কোন দল করেন? বিজেপি করি। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के किरदार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में बंगाल की सरकार का हाथ है। इसका पहले भी बहुत हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पुलिस का इंटेलिजेंस से ये सब हो रहा है। बीजेपी का पंचायत का जो मुखिया है सुशांत मिद्दा, उनका भतीजा को उठा लेकर पहले किडनैप किया, उसका बाद उसको मार के झुला दिया। हाँ, उसका पुलिस कैंप नजदीक है। मिसिंग डायरी भी हुआ था 24 आवर्स पहले, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। और संदेश खाली केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पश्चिम बंगाल सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपील की है। हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश। 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब पश्चिम बंगाल पहुंची, सरकार पहुंची। वहीं दूसरे चरण के मतदान के बीच जांच एजेंसी सीबीआई ने तृणमूल पंचायत सदस्य हाफिजुल खां के रिश्तेदार के घर पर छापा मारा। 10 सदस्यीय टीम छापेमारी करने पहुंची तो उन्हें वहां बड़ी सफलता हाथ लगी। और सीबीआई को तृणमूल पंचायत सदस्य हाफिजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब मुल्ला के घर से बड़ी संख्या में हथियार मिले। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली के मलिकपाड़ा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान विदेशी पिस्टल बरामद हुई। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और बम भी मिले। बरामद किए गए हथियारों का विदेश से स्मगलिंग होने का शक जताया जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस 3 लोगों को हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कई संदिग्ध लोग सीबीआई के रडार पर हैं। অর্থাৎ এখানে যে সমস্ত বাসিন্দারা রয়েছেন তারা বলছেন যে আবু তালেব মোল্লা কোনো রাজনৈতিক দল করেন না, তিনি স্থানীয় একজন মানুষ, খেটে খান, এমনটাই তাদের দাবি। তবে কেউ কথা বলতে চাইলেও কেউ আবার কথা বলতে চাইছেন না। যদি স্থানীয় একজন সাধারণ মানুষ হন তাহলে তার বাড়িতে এত আগ্নেয়াস্ত্র কিভাবে উদ্ধার হলো, এই প্রশ্নটা কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসছে সিবিআই আধিকারিকদের অন্দরেও। सीबीआई को शक है कि मौके से और भी हथियार और बम मिल सकते हैं, इसलिए बम ढूंढने के लिए एक खास तरह के स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का बम निरोधक दस्ता संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंच गया है, जो रोबोट के जरिए इलाके की छानबीन कर रहा है। दरअसल आज सुबह सीबीआई की टीम ने टीएमसी पंचायत सदस्य हाफिजुल खान के रिश्तेदार के ठिकाने से विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया था, जिसमें बम मिलने की भी सूचना थी और इसके तुरंत बाद एनएसजी कमांडो मौके पर भेजे गए। बम होने की आशंका को देखते हुए एनएसजी कमांडो की टीम ने विस्फोटक का पता लगाने और उन्हें डिफ्यूज करने के लिए अत्याधुनिक रोबोट को मौके पर लगाया, जो मकान के अंदर पहुंचकर छानबीन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। वहीं चुनाव के बीच इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलने से बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने भी हथियार की बरामदगी को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। 5 जनवरी को ईडी की टीम ने जब शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उस मामले को लेकर सीबीआई ने एक अलग से एफआईआर दर्ज की थी और उसकी तफ्तीश के लिए ही सीबीआई संदेश खाली पहुंची और उस हमले से जुड़े जो आरोपी थे उनके ठिकानों पर रेड की। सीबीआई की टीम ने पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में जब शाहजहां शेख के करीबियों के यहाँ छापा मारा तो बड़ी संख्या में हथियार और बम मिले। सीबीआई अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से आए और इन हथियारों के जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जानी थी। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संदेश खाली पहुंची एनएसजी टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सीबीआई रेड में आज हथियार मिले हैं और उसके बाद ही एनएसजी कमांडोज को वहां पर भेजा गया और क्योंकि बम भी बरामद हुए हैं इसलिए पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से घेर लिया गया है। संदेश खाली में एनएसजी की टीम का बड़ा एक्शन। दूसरे चरण के मतदान और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया और अगले जन्म में बंगाल में पैदा होने की इच्छा भी जताई। क्योंकि मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ी, हजारों लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्साहित दिखे, इसलिए पीएम मोदी भी लोगों की जोश को देखकर उत्साहित हो गए। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं,
ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी के लिहाज से मुर्शिदाबाद के बाद मालदा दूसरे नंबर पर है और यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 57% है। इसलिए पीएम मोदी यहाँ हिंदुओं को एकजुट करते दिखे। मेरा अनुरोध है यहाँ से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले मुस्लिम मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र के बाद बीजेपी ने अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो दलित पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों को दे देगी। और पिछले 4 से 5 दिनों से बीजेपी ने चुनावी रैलियों में ऐसा मुद्दा उठाया है जिसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को कांग्रेस साल 2004 से 2014 तक रही यूपीए की सरकार में बदलना चाहती थी और अभी भी उसकी मंशा यही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने SC, ST, OBC से सख्त नफरत है। क्योंकि देश में 52% ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? और इसीलिए इन वर्गों के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने का ये मुद्दा चुनावों में बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि कुल मिलाकर यह आबादी 77% के करीब हो जाती है। इसलिए बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में जुटी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैलियों में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरा। इंडी गठबंधन वाले यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है अब वो उसमें से डाका डालेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में स्टार कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल हैं, जिसमें मथुरा सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से मुकेश धनखड़ हैं। वोट डालने के बाद हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा की जनता से उन्हें काफी प्यार मिला है। मैं यहीं के हूँ, मैं कोई बाहर की नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर द लास्ट 10 years, तो मैं अपना ही है, अपने लोग सब मेरे अपने हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए इतना सेवा किया है, ये कोई ये नहीं देखा कि ये कौन सा दल का है, सबके लिए किया मैंने। वहीं मेरठ सीट से रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मैदान में हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा हैं, जिन्हें अपनी जीत का 100% भरोसा है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका, ये जानने के बाद कि मैं चुनाव में यहाँ आया हूँ, चुनाव के लिए आया हूँ।
तो वो जो पहले जो स्नेह और आदर था वो मुझे लगता है और उससे कई गुना ज्यादा हो गया है अब। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। यूपी एसटीएफ ने महादेव गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक इंडिया हेड अभय सिंह है तो वहीं दूसरा आरोपी संजीव सिंह है। दोनों आरोपी गेमिंग ऐप के जरिए आईपीएल मैचेस में सट्टा लगवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत में फर्जी सिम खरीदने का जिम्मा दुबई में बैठे अभिषेक ने अभय सिंह को दिया और इसके बदले उसे 25,000 रुपए प्रति माह और प्रति सिम 500 रुपए देने का वादा भी किया, जिसके बाद आरोपियों ने 32 फर्जी कंपनियों के नाम पर 4,000 सिम खरीदे और उन्हें दुबई भेजा और दुबई में बैठे लोगों ने इन नंबर्स का इस्तेमाल किया व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। कई ग्रुप बनाए और गेमिंग के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। साथ ही ठगी की इन कंपनियों में काम करने के लिए करीब 12,000 कर्मचारी भी भारत से दुबई भेजे गए, जो गेमिंग ऐप के बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम अकाउंट और अन्य सर्विस देखते हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ग्रुप बनाकर ऑनलाइन क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, चुनाव, कसिनो, 3 पत्ती, कैरम खिलाकर ठगी करते हैं। Zee News.